है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी विशिष्ट यानी जो आपका हिंदी स्पेशल है। इसका जो रिवीजन टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, इसका पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहे सारे आंसर्स जिनको हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। उत्तर सारे के सारे उत्तर जो इसमें डिस्कस करेंगे 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से सारे उत्तर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आराम से इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर को। और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे इस चैनल से। तो अगर आप भी चाहते हैं तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स और आपके जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स है सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ जितने भी टॉपर्स हैं आपके सभी की सब्जेक्ट की कॉपियाँ हमने डाल दी है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए। तो आप उनको देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि टॉपर्स आपके कैसे लिखते हैं, उनके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम सीट में आंसर कैसे देना है। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पे और देखते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स। तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें आपको चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। ठीक है, रहस्यवाद यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता कहलाता है। यहाँ पे कायरता ऑप्शन आना था। गौरा को किसी ने गुड़ से लपेट कर सुई खिला दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गुड़ में लपेट कर हो सकता है या गुड़ से लपेट कर हो सकता है। चौथा है वाक्य के प्रमुख तीन गुण होते हैं। ठीक है, गुण तीन होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चयन करना था, यानी कि ऑप्शनल टाइप आ गए हैं। इसमें केवल दो ही विकल्प थे। तो हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है तो भारतेंदु युग को माना जाता है। ब ऑप्शन है नए मेहमान आए थे, तो बिजनौर से आए थे वो। और स है हिंदुओं के पवित्र चार धाम इस राज्य में है, तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बिल्कुल सही आंसर उत्तराखंड। और छ है आपका मुंह उतरना का अर्थ है यानी कि उदास हो जाना। मुंह उतर जाए, क्या तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, बोलते हैं ना, तो उदास हो जाना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको सत्य असत्य बताना था। तो बच्चे लाइन में जाएंगे, ये सरल वाक्य है, बिल्कुल सत्य वचन है, जिसको हमने राइट टिक कर रखा है, और जिसको क्रॉस कर रखा है वो असत्य है। तो दूसरा जो है क्रोध का स्वभाव से प्रसन्नता आती है, तो ये गलत है, बिल्कुल असत्य है। तीसरा है प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ से मतलब प्रारंभ हुआ था, तो ये भी गलत है। और चौथा है क्या आप खाना खा लिए हैं, वाक्य अशुद्ध है, इसमें मिसप्रिंट है, वाक्य अशुद्ध है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये वाक्य अशुद्ध है, तो इसको सत्य लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने बताए उनको जरूर देखिएगा। कोई लिंक ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे पहले साध्य को मिला देना था, ख पाठ से असाध्य हो जाता। दूसरा है वापसी को मिला देना था उषा प्रियन वादा से। और गौरा को मिला देना था महादेवी वर्मा से। और दांत खट्टे का अर्थ जो है आपको निकालना था यह ऑप्शन से परास्त करना। इनको हमने मैच कर रखा है कलर से, आप देख रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक शब्द अथवा एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। छठा, सातवां, आठवां, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लें, क्योंकि आपके ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया केवल उनको ये क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं बच्चे, तो उनको एक क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आए थे, इनके सभी के आंसर अभी नीचे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे बताऊँगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो 13 तक के बाद में ये 14 नंबर क्वेश्चन से लेकर 18 नंबर तक क्वेश्चन देख रहे हैं आप। वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 18वां का पूरा पार्ट जो है, और पार्ट भी है इसमें, ये भी दिया गया है, भाषा और बोली में अंतर बताना था। 19वां, 20वां, 21वां और 22वां जो है, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। 24वां में जो है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। और 25वें क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसकी पद्यांश की व्याख्या करनी है। और 26वां जो है आपका, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। और 27वां और 28वां जो लास्ट क्वेश्चन आएगा, एक विषय पे निबंध लिखने वाला, उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा। इसके बाद में हम बात करेंगे अब इनके सभी के सॉल्यूशंस की। तो मैंने जैसे कि पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया था, रहस्यवाद, कायरता, गुड़ में और तीन, ये सारे ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, भारतेंदु युग, बिजनौर से उत्तराखंड और उदास हो जाना था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर थे वो सत्य असत्य असत्य सत्य लिखना था, यानी कि पहले और आखिरी सत्य होते और बीच वाले असत्य होते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो साध्य का असाध्य, जैसे कि हमने बताया था वहाँ पे मैच करके, वैसे आपको मैच कर देना था। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका, प्रश्न संख्या
5 नंबर के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले 5 में पूछा है, घर के पड़ोस में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो उसको पड़ोसी कहते हैं। दूसरा है, देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा है? रंग बोलना था आपके जो मिसप्रिंट है आपके एग्ज़ाम पेपर में, तो उसका रंग जो है नीला है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को आपको लिखना था आंसर हिंदी। और उसके बाद में चौथा जो है, सरफरोशी जो ओज गुण से उक्त कोई 2 पंक्तियाँ लिखनी थी। ओज गुण, तो ओज गुण लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, उसमें पूछा गया था आपसे, हमने अथवा का आंसर दिया है, जिसमें कि पूछा गया था छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी कविता की विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें श्रृंगार भावना है, जिसके श्रृंगार भावना को आपको इसी तरह से लिखना है एग्जाम पेपर में आपको। छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य हैं। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं, अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। इसी तरह दूसरा आप इसको इसी में लिखना था, कल्पना की प्रधानता होती है। तो इसमें छायावादी काव्य में कल्पना को प्रधानता दी गई है। छायावादी कवियों ने यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को काव्य में अधिक अपनाया है, यानी कि वो जो सच को कम और कल्पना को ज़्यादा इसमें दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया था रहस्यवाद और छायावाद में अंतर आपको बताना था। तो इस तरह से जब भी आपको अंतर पूछे तो टेबल बना के बताइएगा, इससे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो रहस्यवाद और छायावाद में जो अंतर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें चिंतन की प्रधानता है और इसमें कल्पना की प्रधानता है। रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धित्व की प्रधानता है और छायावाद में भावना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद में इसकी प्रकृति दार्शनिक है और इसके मूल में प्रकृति है। ठीक है। इसके बाद में प्रवृत्ति है। उसके बाद में जो और हम ऑप्शन मतलब इसमें सॉरी इसको 2 बार कर दिया है, तो इसकी आपको देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये आंसर है। 3 कोई भी आप अंतर बता सकते हैं, आपके सामने है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां, तो 8वां पूछा गया है, केशव दास जी द्वारा रचित वंदना में किस किस की वंदना की गई है? और अथवा में आया था आपका जो है, चंद्रमा को किसने कलंक कर अपने सिर पर धारण किया? तो इसका आंसर है, चंद्रमा को कलंक कर अपने सिर पर शंकर भगवान ने धारण किया है। 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया था, मैं नहीं ना ही दही खायो, कौन जिसने कहा क्या कहा है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने नहीं दही खायो यह कथन श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, ये आपको आंसर लिखना था। 10वां जो कुछ क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो इसमें पूछा गया है, हमको लिखियो है कहा गोपियाँ, यह प्रश्न किससे पूछती हैं? तो ये प्रश्न जो पूछती हैं, तो हमको लिखियो है कहा गोपियाँ, यह प्रश्न उद्धव जी से पूछ रही हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए भी क्या कुछ लिखा है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, जो अथवा क्वेश्चन है, नाटक के प्रमुख तत्व लिखने थे। तो नाटक के प्रमुख तत्व जो है हमने बताए हैं यहाँ पर, कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र है, भाषा शैली है, उद्देश्य है और अभिनेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां जो है, अथवा में पूछा गया था, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताइए। तो आप आराम से अपने हिसाब से अंतर लिख सकते थे। हमने लिखा है कहानी एक तरफ, उपन्यास एक तरफ, और इन दोनों को जो है अंतर बता दिया। कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या सीमित नहीं होती, असीमित होती है या अधिक होती है। और उसके बाद में तीसरा, जैसे जैनेन्द्र कुमार पाजेब जो है और प्रेमचंद की गोदान है और यह गावन है, ये भी सब है, ये उदाहरण दे दिए। ठीक है। तो इस तरह से आप अंतर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है जो है आपका, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? तो गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत रेल की पटरियों की खटखट थी या खटखटाहट थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14वां जो है, इसमें पूछा गया है, उत्तराखंड के 4 धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? तो यहाँ पर लिखा गया उत्तर, या चारों जो हमें धाम बताने थे उनके हम, यमुना नदी के किनारे यमुनोत्री है, और गंगा नदी के किनारे गंगोत्री है, और मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ है, और अलकनंदा के नदी के किनारे बद्रीनाथ है। ये चारों धाम हैं
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया है, इसमें आपका अथवा में पूछा गया है रचना के अनुसार से वाक्य के भेद लिखने थे। तो ये रहा 15 क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं जिनके भेद हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन पूछा गया है जो छंद की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। तो ये रहा, किसी निश्चित क्रम में गति या मति का निर्वाह करते हुए जो भावपूर्ण एवं संगीतमय भाव की रचना होती है उसे छंद कहते हैं। उसके बाद में भेद जो है मतलब छंद की परिभाषा उसके भेद बताने, तो भेद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें पूछा गया कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई। तो यहाँ पर उसका आंसर हमने दे दिया। कानपुर में भगवती चरण वर्मा की मित्रता सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा रामशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हुई। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर जो है अथवा में पूछा गया था हास्य रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हमने दे दिया भाषा और बोली में अंतर जो है वो बताना है। तो 18वां जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, भाषा और बोली में अंतर बताना था आपको, सॉरी 19वां क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। तो ये है आपका भाषा और एक तरफ बोली लिख देना। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा बोली का विकसित रूप है और बोली भाषा की लघुतम इकाई है या छोटी इकाई है। और उसके बाद में जो भाषा में साहित्य होता है और बोली में साहित्य नहीं होता है। 19वां क्वेश्चन जो है अथवा में, जो अभी मैं बोल रहा था आपको कि महाकाव्य और काव्यखंड में क्या अंतर है ये बताना था। तो ये जो मेन क्वेश्चन है अथवा का आंसर नहीं है, ये मेन क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें महाकाव्य और काव्यखंड में अंतर बताएं। महाकाव्य का नायक महान होता है और काव्यखंड का नायक सामान्य हो सकता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और काव्यखंड में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य दीर्घ आकार का होता है और काव्यखंड लघु आकार का होता है। महाकाव्य में समग्र जीवन को प्रस्तुत किया जाता है और जो खंड काव्य है जीवन के किसी एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है बालकृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या शिकायतें करते हैं। और ऑप्शन में आया है रेखा चित्र रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन कौन क्या है उसके विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका और ऑप्शन किया गया है रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण इस तरह बस गए हैं कि अब निकलने से भी वो नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगीं। वे उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे मन रूपी शीशे में कृष्ण बसे हुए हैं। तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर बाण चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मोहन कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ। अनेक मोहन हमारे हृदय में बसकर अधिक दुख देंगे जब एक इतना दुखी दे रहे हैं तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21वां जो है नाटक और एकांकी में अंतर बताना था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नाटक और एकांकी में अंतर बताया है। नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तीसरा है यह दीर्घ आकार का होता है और ये लघु आकार का एकांकी होता है। चौथा है जो आपका इसकी विकास प्रक्रिया शुरू से अंत तक धीमी गति से संपन्न होती है और इसकी जो एकांकी की विकास प्रक्रिया है जो शुरू से अंत तक तेज़ी से संपन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर देखेंगे तो इसमें पूछा गया आपको 22 में सूरदास अथवा घनानंद का साहित्यिक परिचय देते हुए निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको उसकी 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना था। तो हमने सूरदास का किया जिसकी 2 रचनाएं हैं सुर सागर और सुर सारावली। और भाव पक्ष जो लिखना था इसी तरह से आपको आंसर लिखना है अपने मेन एग्ज़ाम में। सुर के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। उनके भाव पक्ष की निम्न विशेषताएं हैं। तो अ ब स ये 3 विशेषताएं बताए। सुर को जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ब है वियोग श्रृंगार का मार्मिक के साथ चित्रण किया गया है। और स है उनका बाल वर्णन जो है मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, उसके बाद में कला पक्ष की बात करते हैं इसमें। तो कला पक्ष में सूर की रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष में
मणि कंचन संयोग है। सूर्य ने अपने भावों को व्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कोमलकांत, पद्वाली और सरसता और प्रवाह है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। साहित्य में अगर स्थान की बात करें तो सूरदास गीतिकार काव्य परंपरा के सशक्त जो है ये रतिकार है। वो वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रतिम गायक भी हैं। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनके बारे में कहा गया है, सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि अधोत सम जहे तहे करत प्रकाश। तो ये उनके बारे में मतलब एक वाक्य लिखा गया है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका 23, तो आचार्य रामचरण शुक्ल या उषा प्रियावंदा साहित्य परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली या साहित्य में स्थान जो है इनके बारे में बताना है। तो हमने बताया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में 2 रचनाएं उनकी लिख सकते हैं हम। चिंतामणि हिंदी साहित्य का स्थान, चिंतामणि और विश्व प्रपंच है। और दूसरा हिंदी साहित्य का स्थान जो है वो हिंदी साहित्य का स्थान उनका बहुत ही माना जाना है, उनको हम देखेंगे अभी। और भाषा शैली है तो शुक्ल जी की भाषा जो है प्राकृतिक पौढ़ साहित्यिक खड़ी बोली है। उनकी भाषा में व्यर्थ का अडंबर नहीं है। भाषा का एक एक शब्द इतना सटीक और प्रभावशाली है कि उसे बदलना संभव नहीं। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से काफ़ी भाषा सरल बन गई है। आवश्यकता अनुसार उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। शुक्ल जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। उन्होंने वर्णनात्मक और समीक्षात्मक और गणेशात्मक, भावात्मक, तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने सूत्र शैली का प्रयोग भी किया है। शुक्ल जी समीक्षात्मक शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। साहित्य में स्थान की बात करें तो शुक्ल जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ मतलब निबंधकार, आलोकजनक या फिर साहित्य इतिहासकार एवं साहित्यकार के रूप में याद किया जाता है उनको। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इन्हें समकालीन हिंदी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अथवा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो है आपका पद्यांश आया था। इसमें 2 पद्यांश आए थे, एक तो यही थी क्या उनकी पत्नी वाला, और एक आया था सभ्यता की वर्तमान स्थिति वाला। तो सभ्यता की वर्तमान स्थिति वाला जो है आपको कभी भी कोई जो पैसेज है या पद्यांश है उसको सॉल्व करना है तो पहले आपको ये सबसे स्टार्टिंग में सभ्यता की वर्तमान खाली स्थान डैश 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 विराम नहीं है, लास्ट लाइन आपको लिख देनी है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है जब मेन एग्जाम में सॉल्व करना है, तो इससे आसानी होगी। एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है। और आपकी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको 8वीं 9वीं का बच्चा पढ़ ले, साफ हो चाहे ना हो, केवल पढ़ना आना चाहिए। कोई भी देखे तो पढ़ ले, पढ़ने का मतलब वो समझ जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपके आंसर जो है करेक्ट माने जाएंगे और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो इसमें संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के भय नामक पाठ से उद्धत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग क्या है, आज विश्व प्रेम का नारा मात्र नारा ही नहीं रह गया है, जवीगत द्वेष के साथ राष्ट्रगत द्वेष भी उभरा है। इसकी स्थिति को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। इसके बाद में व्याख्या करें हम इसकी पूरे पैराग्राफ की, तो यह बात कुछ अंशों तक मानी जा सकती है कि सभ्यता के साथ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भय कुछ कम हो गया है। पहले यह भय अधिक था, पर अब जातिगत वैनरस्य बढ़ा है। इसके एक जाति को दूसरी जाति से भय बढ़ गया है। यही स्थिति राष्ट्रों के बीच भी है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अधिक भय महसूस करता है, जबकि सभ्यता के विकास के साथ यह भय की स्थिति कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, डरना तो कम होना चाहिए। यह सब क्यों हुआ, इसकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए विद्वान लेखक कहता है कि जो राष्ट्र सबल है वे दूसरे सबल राष्ट्रों से आर्थिक प्रतिस्पर्धा रखते हैं और व्यापार, आयात निर्यात आदि के अनेक प्रकार के संघर्ष आर्थिक क्षेत्र में उभर आए हैं। ठीक है,
विशेष जो है इसके में लिखना था, तो विशेष जो लिख सकते हैं शैली विचार प्रधान है और विवेचनात्मक है और उनका हल्का व्यंग लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 25वें में भी आपका जो पद्यांश आया था तो उसमें से पद्यांश का उत्तर देना था। तो इसमें दो पद्यांश आए थे, एक तो बानी जग एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये 26 है, यहाँ पे 25 गलती से लिख दिया है, ये 26वां है। मनुष्य एक सामाजिक जो है प्राणी है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना था, तो इसकी शीर्षक हो जाएगी मित्रता। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और तीसरा पूछा गया था मित्र किस किसके स्थानों की पूर्ति करता है, तो मित्र सखा माता पिता सभी के स्थानों की पूर्ति करता है। और चौथा पूछा गया था मित्रता के लिए किस बात की आवश्यकता है, तो मित्रता के लिए प्रेम, संपन्न त्याग तथा परस्पर विश्वास की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए जो है 26वें के बाद में 27वां क्वेश्चन है, उसका अथवा देखते हैं। तो 27वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, उसको देखते हैं हम, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें पूछा गया है 27वें में जो है आपका अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए जो है आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। तो यहाँ पे एक एड्रेस डाला गया, नेहरू नगर भोपाल, दिनांक 21/11/2020। प्रिय मित्र सौरभ, सादर नमस्कार। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अविनाश का शुभ विवाह 9 जनवरी को होना निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा सुबह 8 बजे गुना के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की इस शुभ बेला पर तुम भी सादर आमंत्रित हो। कृपया विवाह की तिथि से 1-2 दिन पहले आ जाना। हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद उठाएंगे। पत्र के साथ विवाह उत्सव का कार्यक्रम भी संलग्न है। तुम्हारा अभिन्न मित्र हेमेंद्र खुशवाह। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। इसके बाद आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे। तो 28वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 200 शब्दों में किसी पे भी निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 7 टॉपिक दिए गए थे। महंगाई की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान, अनुशासन का महत्व, हमारा घर हमारा विद्यालय, पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी और मेरी प्रिय पुस्तक। तो देखिए मैंने दोस्तों बहुत पहले अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो मैंने कहा था कि कोरोना वायरस वाला जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में इसके टॉपिक पे ज़रूर एक ना एक आएगा आपके 2021 एग्ज़ाम में। तो आपको कोरोना वायरस को तो रट लेना है, आपको इसके जन्म कहाँ से हुआ था, ये फैला कैसे है, इससे बचाव क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ इस पैसेज में हम देखने वाले हैं जो ये निबंध जो लिखा गया। तो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी, तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है प्रस्तावना। उसके बाद में कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कोरोना वायरस से बचाव के उपाय क्या है और फिर उपसंहार। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। एक बाल से 900 गुना वो छोटा होता है वायरस, जो कि दिखेगा ही नहीं। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना वायरस क्या है इसकी बात करें तो कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। वुहान शहर से ये जो है फैलना शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा टॉपिक है कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक या अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है या नहीं बनाया गया है, पर इस पे कार्य अभी जारी है, ये लिख सकते हैं। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना वायरस से बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा के लिखना है। चौथा जो पार्ट है इसमें कोरोना वायरस से बचाव के उपाय।
तो उपाय क्या लिखने हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहला है आपको हाथों को साबुन से काफ़ी देर तक या 2 मिनट तक धोना चाहिए। बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। और खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रख कर के खांसना या छींकना चाहिए। जिन व्यक्तियों के में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाए रखना है आपको। और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचना है। मास्क का हमेशा उपयोग करना है। भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना है। और जो है आपको हमेशा बाहर से आने के बाद अपने आप को नहाना है या फिर आपके कपड़े जो है चेंज कर लेने हैं। पांचवा है उपसंहार। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस इससे कई गुना ज़्यादा घातक है, जिसके कारण लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति लगभग 10 साल पीछे पहुंच गई है। बिल्कुल सत्य वचन है। और इसके बाद में जो है आपको अगर रूपरेखा बनाने को कह दे, यानी कि इसी का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है तो जिसमें पूछता है कि निम्न विषयों में से किसी एक का निबंध किसी एक विषय का रूपरेखा बनाइए। तो रूपरेखा बनाने का ये होता है, जैसे मैंने मान लिया पर्यावरण प्रदूषण ले लिया, तो इसकी रूपरेखा हो गई। प्रस्तावना पहले लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, प्रदूषण से हानि लिखेंगे, प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखेंगे और लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। तो इस तरह से ये था आपका हिंदी का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स, आपके जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स और आपके जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं उनको देखना ना भूलें। उन्होंने भी इसी तरह से सॉल्यूशन कर रखा है जो मैंने आपको दिखाया है, पर आपको एक बार देखना चाहिए। आपको देखने से आपको मन की थोड़ी शांति मिलेगी और एक अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।